निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 23 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार शिकायत आ रही थी कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या आज आपको वॉइस मेरी क्लियर दिख रही है? वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटे का आइकन दबा के वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व गुलाब दिवस यानी कि वर्ल्ड रोज डे जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए, तारीख है 22 सितंबर। हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे यानी कि विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। देखिए, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं लोग? वैलेंटाइन डे। ये फर्जी दिन है, ठीक है, इसके चक्कर में ना रहिए। इसमें भी एक गुलाब दिवस होता है। तो बहुत सारे लड़के कैलकुलेट करने लगेंगे, यार वैलेंटाइन वाला जो है फरवरी का महीना होगा, तो फरवरी महीने में ये पड़ेगा विश्व गुलाब दिवस, ठीक है। तो विश्व गुलाब दिवस जो है ये फरवरी में नहीं पड़ता है, ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। और 22 सितंबर को हम विश्व गुलाब दिवस क्यों मनाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, काफ़ी मज़ेदार है। देखिए, जो कैंसर के रोगी होते हैं, ठीक है, उनको जो है इस दिवस के अवसर पर हम क्या करते हैं, गुलाब देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप कैंसर बीमारी से लड़कर जो है ठीक हो सकते हैं। उनके अंदर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। और ऐसा ही कुछ इस प्रकार का एक घटना हुआ था कनाडा में। देखिए, कनाडा की एक 12 वर्षीय लड़की थी मेलिंडा रोज, इन्हीं की याद में ये दिवस मनाता है। क्यों मनाता है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, मेलिंडा को एक असामान्य प्रकार का ब्लड कैंसर जिसका नाम है अस्किन्स ट्यूमर हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा था कि मेलिंडा जी आप जो है 2 सप्ताह से अधिक तक नहीं जीवित रह पाएंगी। लेकिन अपने सकारात्मक विचार और संघर्ष से मेलिंडा 6 महीने तक जीवित रहीं और इस दौरान उन्होंने कई कविताएं और पत्र भी लिख डाले। तो इसीलिए जो है इनकी हिम्मत को देखते हुए 22 सितंबर को जो है फिर क्या मनाया जाने लगा, विश्व गुलाब दिवस। तो विश्व गुलाब दिवस के दिन हम क्या करते हैं, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, जो आपका इंडियन एयरफोर्स है यानी कि वायुसेना है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एयर मार्शल VR चौधरी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और देखिए, वर्तमान में जो आपके वायुसेना के प्रमुख हैं, इनका नाम है RKS भदौरिया। और RKS भदौरिया जो है ये 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो 30 सितंबर को जो है RKS भदौरिया से VR चौधरी क्या करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपके एयर मार्शल VR चौधरी हैं ये 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की युद्धक शाखा में शामिल हुए थे। और अब देखिए, इन्होंने मतलब प्रमोशन पे प्रमोशन लिया और अब देखिए चीफ बन गए हैं इंडियन एयरफोर्स के। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है एयर मार्शल VR चौधरी। और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है, RKS भदौरिया का। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो देखिए, IPL के प्रसारण पर अफगानिस्तान ने रोक लगा दिया है। देखिए, अफगानिस्तान में एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जिसका नाम है तालिबान, इसका कब्जा हो गया है और इसने कहा है कि क्रिकेट जो है ये हराम है। और ये देखिए, वैसे तो इस्लामिक जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं वो खेलों को हराम मानते हैं इस्लाम में। तो देखिए, IPL 2021 के दूसरे चरण का आगाज UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें IPL पे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में IPL के प्रसारण पर रोक लग गई है। देखिए, दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक इस मेगा इवेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में IPL के प्रसारण पर तालिबान सरकार ने रोक लगा दी है। क्यों लगा दी है? देखिए, मैंने बताया ना, इस्लाम में जो है खेल को हराम माना जाता है, मतलब ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, न्यूज़पेपर में और क्या लिखा था कि अफगानिस्तान में तालिबान ने विशेष रूप से मनोरंजन के अधिकांश साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कई खेल भी शामिल हैं। और देखिए, अफगानिस्तान जो है, तो महिलाओं को अफगानिस्तान में जो है न तो किसी खेल में भाग लेने से पूरी तरह मतलब देखिए, अफगानिस्तान में क्या महिलाओं को भी प्रतिबंध कर दिया कि आप खेल में जो है भाग नहीं ले सकती हैं। पूरी तरीके से महिलाओं को खेल में पार्टिसिपेट करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है।
तो देखिए थोड़ा-सा इस्लाम में क्या है कि पर्दा वगैरह का प्रथा है कि महिलाएँ जो है बाहर नहीं जा सकती हैं और वैसे भी स्पोर्ट वाले जो कपड़े होते हैं उन पर काफ़ी विवाद होता रहा है। भारत में सानिया मिर्ज़ा पर भी काफ़ी विवाद हुआ कि आप इतने छोटे कपड़े पहनकर टेनिस क्यों खेलती हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं 6 फुट पहनूँ या फिर 6 इंच पहनूँ, ठीक है? इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, मेरा शरीर है, मैं जैसे मन करे वैसे मतलब वेशभूषा में रहूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ठीक है? तो ख़ैर इंडिया में तो छूट है, यहाँ पे महिलाएँ जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो है महिलाओं को खेल में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है तालिबान की सरकार ने। और अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा डिटेल में आज। देखिए अफ़गानिस्तान जो है ये भारत से अपनी सीमा बनाता है और किसी समय अफ़गानिस्तान भी जो है भारत का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है? लेकिन बाद में जो है इंडिया जो है देखिए बार-बार डिवाइड होता गया, कभी पाकिस्तान अलग हुआ, कभी नेपाल अलग हुआ, कभी तिब्बत अलग हुआ, कभी म्यांमार, कभी अफ़गानिस्तान, मतलब ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो गए भारत के। तो अभी जो भारत बचा है बहुत छोटा-सा बचा है, बाकी इसके टुकड़े बार-बार होते रहते हैं। तो अब याद रखिएगा कि जो भारत की सीमा है ये अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, कहाँ पे लगती है? पीओके में। जो सीमा मतलब भारत की अफ़गानिस्तान से लगती थी, तो उसको पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, उसको हम कहते हैं पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और अफ़गानिस्तान की राजधानी की बात करें तो देखिए इसकी राजधानी काबुल है, जनसंख्या है 3.8 करोड़, करेंसी है अफ़गानी और ऑफिशियल लैंग्वेज है अफ़गानिस्तान की पाश्तो और दारी। अफ़गानिस्तान की सीमाएं किसके साथ लगती हैं? देखिए अफ़गानिस्तान की सीमाएं जो है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगती हैं। और साथ में देखिए ये पीओके वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इसके साथ भी यहाँ पे देखिए आपका लग रहा है सीमा। तो पीओके भले ही पाकिस्तान के कब्जे में है लेकिन भारत उसको अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारत जो है अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है, ऐसा लिखा जाता है। 14 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। देखिए जो मिताली राज हैं इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी कि T20 इंटरनेशनल और T20 में, वनडे क्रिकेट में और टेस्ट मैच तीनों में जो है 20,000 रन पूरा कर लिया है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर, ठीक है, ये टोटल इन्होंने 20,000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा अब तक दुनिया में किसी भी महिला क्रिकेटर ने नहीं किया था। यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी महिला क्रिकेटर ने अब तक क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में 20,000 रन नहीं पूरे किए हैं, ऐसा मिताली राज ने कर लिया है। और इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। देखिए मिताली राज ने ये मुकाम 21 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल किया है। मिताली राज जो है इनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो इन्होंने 217 वनडे मैचों में कुल 7,304 रन बनाए हैं और 11 टेस्ट मैचों में 669 रन बनाए हैं। और मिताली राज ने इसके अलावा 89 T20 मैचों में कुल 2,364 रन अपने नाम किए हैं, यानी कि टोटल इन्होंने इन सबको मिलाकर 20,000 रन पूरा कर लिया है। तो उसको याद रखिएगा। और मिताली राज के बारे में बात करें तो देखिए मिताली राज जो है ये आपकी राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुई थी 1982 में। इसको याद रखिएगा। देखिए खिलाड़ियों के बारे में जो पॉपुलर खिलाड़ी होते हैं उनका जन्म स्थल याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मिताली राज पैदा हुई थी 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में। इनका फुल नेम है मिताली दोरई राज, ठीक है। और ये जो है राइट हैंडेड बैट्समैन है। देखिए एक बार क्रिकेट के बारे में पूछ लेता कि सचिन तेंदुलकर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं या बाएं हाथ के। आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना सचिन तेंदुलकर दाएं हाथ से खेलते थे या फिर बाएं हाथ से। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मिताली राज जो है ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, यानी कि ये दाएं हाथ की जो है बैट्समैन है, इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपकी मिताली राज है इनको पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है क्रिकेट के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए। और इनके पापा का नाम है दोराई राज और लीला राज इनके माता का नाम है, ठीक है। तो ये इनके बारे में डिटेल थी। और पांचवा प्रश्न की मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने हाल ही में अभिनेत्री दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ये क्या करेंगी, जो मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड जैसे कि हेडफोन हो गया, मतलब बैटरी हो गई और कवर हो गया, मतलब दुनिया भर के जो भी एक्सेसरीज होंगे उन सभी का जो है अम्ब्रेन ब्रांड का ये प्रचार करेंगी दिशा पाटनी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्रचार केवल भारत में ही करेंगी। बाकी देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में
तालिबान ने किसे संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया? देखिए, तालिबान से संबंधित जितने भी मैं प्रश्न देता हूँ उसको आप अलग से कहीं नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तालिबान सबसे चर्चा में बना हुआ है। देखिए, तालिबान ने हाल ही में सुहेल शाहीन को अपना यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत अपॉइंट किया है। देखिए, सुहेल शाहीन कौन है? सुहेल शाहीन तालिबान का प्रवक्ता है और इसने कतर शांति वार्ता में तालिबान का प्रतिनिधित्व किया था। सातवां प्रश्न है कि विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व राइनो दिवस को हम 22 सितंबर को मनाते हैं। आपको बता दूं, जो आपका विश्व राइनो दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे है, तो ये पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जा रहा है हर साल। और आपको बता दूं, ये दिन जो है गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो और सुमात्रा राइनो और जामन राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है कि द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक को लिखा है कावेरी बमजई ने। और इस पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बमजई ने 3 खानों आमिर, शाहरुख और सलमान के करियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है। और 9वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थापित किया जाएगा। और अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आप एक कसम खा लीजिए कि ये प्रश्न आएगा तो मैं इसको गलत नहीं करूँगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर स्थापित करेगी? नोएडा में। और नोएडा में कहाँ पे करेगी, इसका थोड़ा सा मैं विवरण आपको देता हूँ डिटेल में। देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क को नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर हवाई अड्डे के पास YEIDA जो आपका है येडा है, ठीक है। तो यहाँ के 250 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जाएगा। और देखिए, जो आपका येडा है, इस येडा का नाम याद रखिएगा। येडा का मतलब वो वाला येडा नहीं, ठीक है। येडा का मतलब हो गया यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क को लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा, यानी कि बहुत लंबा अमाउंट है ये। और देखिए, जो आपका मैंने यहाँ पे बताया जेवर हवाई अड्डे के पास, येडा के पास 250 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जाएगा। तो जो आपका जेवर हवाई अड्डा है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो देखिए, जेवर हवाई अड्डा को एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके द्वारा 29,560 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसको गौतम बुद्ध नगर जिले में विकसित किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जो है जिला है उत्तर प्रदेश का। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। ये कौन है, इनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो कि एक नर्स को दिया जाता है। और आपको बता दूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने SV सरस्वती को हाल ही में नर्स प्रशासक के रूप में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। तो आर्मी की एक ऑफिसर है ब्रिगेडियर SV सरस्वती, इनको दिया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। इसको हर हालत में नोट कर लीजिए। और आज का 11वां प्रश्न है कि ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है? तो देखिए, ये वर्ष आपका है 2050। याद रखिएगा, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। तो ये 2050 का मतलब एक अनुमान है। अभी याद रखना है कि वर्तमान में भारत जो है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा जो है एक तरीके से बताया जाए आयातक देश है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। ये 2050 तक बन जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश। देखिए, वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश जर्मनी है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा डिटेल में, इसको थोड़ा सा गौर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सुन लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं तो शायद आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर मिल जाए, और ठीक है। और देखिए, एक ही नंबर से सिलेक्शन रुकता है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान सुनिएगा।
देखिए वर्तमान में 2.8% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। और इस ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है इस सूची में 2030 तक चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो 2030 तक भारत चौथे स्थान पर आ सकता है और 2050 तक भारत जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, लेकिन ये थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। नहीं दिखेंगे तो आप ध्यान सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 2019 इसलिए लिखा गया है क्योंकि पुराने आंकड़ों को एनालिसिस करके ही कोई डाटा रिलीज किया जाता है कि पिछला रिकॉर्ड इसका सही रहा तो आगे ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे एक अनुमान है 2030 के लिए, 2050 के लिए। ठीक है, कि 2030 में कौन किस पोजीशन पे रहेगा, 2050 में कौन किस पोजीशन पे रहेगा। तो सुनिए ध्यान से। देखिए वर्तमान में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर चाइना है। जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। चौथे स्थान पर फ्रांस है। पांचवें पे यूके है। छठवें पे जापान है। सातवें पे नीदरलैंड है। आठवें पे इंडिया है। नौवें पे हांगकांग है। 10वें स्थान पर जो है साउथ कोरिया है। और आंकड़े यहाँ पे देखिए इंडिया इंडिया इंडिया। ठीक है, तो ये फोकस कर लीजिएगा कि वर्तमान में भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। और 2030 में भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा, ऐसा अनुमान है। और 2050 में भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो ये बस 3 अनुमान याद रखिए, बाकी देशों के नाम तो वैसे बस दिमाग में बनाए रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल चार्ट बना के नोट कर लेंगे तो आपको काम आएगा एग्जाम में रिवाइज करने में। ठीक है, अब याद रखिए दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चाइना है। तीसरे पे जर्मनी है। और वर्तमान में भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। इसको नोट कर लीजिए। और हमारा 12वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में कौन 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। तो देखिए चोटियों मतलब वो चोटी नहीं बाल वाली। ठीक है जो गाना नहीं बजता शादी में, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के पीछे है परांदा, परांदे के नीचे दिल आ गया। तो वहाँ पे दिल मत लगाइए, यहाँ पे दिमाग लगाइए। और दिमाग क्या लगाना है कि एक भारतीय पर्वतारोही हैं गीता समोथा। ठीक है, तो गीता समोथा 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। और इन्होंने कौन कौन सी चोटियों को फतह किया है इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिटेल में। देखिए वर्तमान में ये CISF जो आपका है यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, तो उसकी ये सब इंस्पेक्टर हैं, यानी कि CISF में ये जो है वर्क कर रही है वर्तमान में। और इन्होंने भी हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह किया है। और इन दोनों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। देखिए इस महीने में सितंबर की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में जो माउंट एल्ब्रस स्थित है उसको फतह किया था। माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई है 4741 मीटर। ठीक है, और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी थोड़ा सा देख लीजिए। और ज्योग्राफी का एक और प्रश्न मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। देखिए जो आपकी गीता समोता इन्होंने किलिमंजारो चोटी को फतह किया जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर? तंजानिया में। और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी इन्होंने फतह किया। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और जो आपका यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है यूरोप महाद्वीप का, इन दोनों को यानी कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को, दोनों को बहुत तेजी से इन दोनों को फतह किया था गीता समोता ने। तो ये जो है इन दोनों चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। तो सलाम ऐसी बेटियों को। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने। देखिए कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं जस्टिन ट्रूडो। ये पहली बार जो है 2015 में जो है PM बने थे, कहाँ के? कनाडा के। फिर 2019 में दूसरी बार बने और अब जाके ये तीसरी बार PM बन गए हैं। ठीक है, देखिए बिहार में 20 सितंबर 2021 को जो चुनाव का रिजल्ट आया, 2021 का जो संसदीय चुनाव था, तो इसको इन्होंने जीत लिया है। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी, यानी कि ये लिबरल पार्टी के नेता हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो थे कि 2015 सत्ता में मैंने आपको बताया, और 2015 में पहली बार PM बने थे, 2019 में दूसरी बार, अब 21 में तीसरी बार ये PM बन जाएंगे। थोड़ा सा हम कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ग्लोब के बारे में कि जो आपका ग्लोब है उसमें कौन सा महाद्वीप कहाँ पे स्थित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पृथ्वी का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये आपका है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप।
ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया का पार्ट है, इधर आपका यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये सारे जो है महाद्वीप आपके हो गए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, कनाडा आपका ये लाल वाला पार्ट है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये पीला वाला जो पार्ट दिख रहा है लाइट कलर में, ये आपका पूरा का पूरा कनाडा है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे आइलैंड भी हैं, बड़े आइलैंड भी हैं, सबको मिलाकर कनाडा बना हुआ है। तो कनाडा अपनी सीमा किसके साथ बनाता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में, ठीक है। और इसकी समुद्री सीमा जो है ग्रीनलैंड के साथ भी लगती हैं। और ये कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। यहाँ की जनसंख्या है 3.76 करोड़ और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ये सारी डिटेल्स अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिएगा और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उसको लाइक कर देंगे। देखिए जो लाइव सेशन हमारा चल रहा है तो वो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको लाइव सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं। मैंने बहुत मेहनत किया है सारे टीचर्स को कलेक्ट करने के लिए, सारे टीचर को इकट्ठा किया ताकि आपको इसी चैनल पे सारे जो है वीडियोस मिलते रहें सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। और अभी टेट सीटेट की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, शिक्षक भर्ती की भी। देखिए पिछली बार जो शिक्षक भर्ती हुई थी लगभग 5,000 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि गुरुजी मैंने करंट अफेयर में क्या किया है, 100% स्कोर किया है। बहुत सारे जो बच्चे होंगे जो शिक्षक भर्ती में सफल हुए हैं, जरा वो कमेंट बॉक्स में बता दें। जैसे अंकुर सिंह हो गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ते हैं इस चैनल पे, वो सारे सिलेक्टेड हैं। मुझसे मिलने में भी आए थे गोरखपुर में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो गोरखपुर स्टेशन पे आते हैं मिलने, मिठाई भी खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आप सफल हो जाएं, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न क्वेश्चन हमने कहा है कि उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर बताइए। दूसरा है कि स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नाम बताइए इनका। और तीसरा है कि आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम बताइए। चौथा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा की संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामिंग लोंग ऑरेंज को जो है जीआई टैग मिला है? तो ये राज्य मणिपुर है। और दूसरा था कि फिनो पेमेंट्स बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। और तीसरा था कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। और चौथा था कि किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और पांचवा था कि फेसबुक इंडिया के नए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी कौन बने? तो इनका नाम है राजीव अग्रवाल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।